और हमारे साथ मिस्टर प्रसन्ना मोहिले हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर कहते हैं कि एक्सपीरियंस से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज प्रसन्ना मोहिले जी के एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आपका फिर से एक बार मोहिले साहब मैं स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। सर, और आज की क्योंकि हमारी टैगलाइन है विकसित भारत लीडरशिप समिट, और क्योंकि विजन ऑफ 2047 विकसित भारत की बात की जाती है, सबसे पहले विकसित भारत आपके नजरिए में क्या है? पूर्णिमा जी, सबसे सर्वप्रथम मुझे फिर यहाँ आप लोगों ने आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। सुबह से संजय सेठ साहब ने, जो हमारे केंद्रीय डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने विकसित भारत को बड़े विस्तृत रूप में बताया। उसके बाद अभी हमारे माननीय अर्जुन मेघवाल जी ने भी उसको उन्होंने रोड मैप बताई कि 2047 का हमारा रोड मैप कैसे होगा। हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त है। ऐसे समय में जब सारी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ नजरें लगा के गड़ा के बैठी हुई हैं, आज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, आप देखेंगे कि इंडिया नॉट ओनली इन इन्वेस्टमेंट डायलॉग्स बट इन ऑल जियोपॉलिटिकल डायलॉग्स दैट वी आर हैविंग, उसमें बड़ी अहम भूमिका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। एब्सोल्युटली। आज इंडिया की अगर हम डेमोग्राफी भी लेते हैं तो आने वाला ये जो दशक है, ये भारत की सही रोड मैप उस विकसित भारत तरफ ले जाता है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक संकल्प रखा है, एक विजन सामने रखा है। हर सेक्टर इसकी ओर अग्रसर हैं और पनोरिका भी इसमें अपना एक छोटा सा योगदान उसमें रख रही हैं। और आज हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन ग्लोबली भी आई हुई है, जो चैलेंजेस आए हैं, उसमें इंडियन इकोनॉमी ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। हम लोग प्रोएक्टिवली जो मेजर्स आज सरकार लेते जा रही हैं इस पे, अब इन्होंने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कम कर दी। हमको लग रहा था इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, जब बाकी जगह पे कीमतें बढ़ रही है, तो सरकार ने कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए जो प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं, ये सराहनीय है। तो हम पूरे भरोसे के साथ बता सकते हैं कि 2047 का जो $5 ट्रिलियन का भी जो सपना है, ये आने वाले हमको 2-3 दशक तक वेट नहीं करना है। मुझे तो लगता है कि अगले 10 वर्ष के अंदर में ही हम ये सपना जरूर पूरा करेंगे इस नेतृत्व के साथ। ये एज एन इंडस्ट्रीज, फ्रॉम एन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हम ये कह सकते हैं कि आज इंडस्ट्री का सारा इकोसिस्टम एक सेफ हैंड्स में है। आपने क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात की और आपने पनोरिका के छोटे से योगदान की बात की, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो छोटा सा योगदान कितना बड़ा साबित होता है, खासतौर पर ऐसी चुनौतियों के समय में। मसलन अभी हम देख रहे हैं कि जो देश युद्ध में है डायरेक्टली इन्वॉल्व, उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। उसके अलावा विश्व भर में जितने भी देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत में एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट पनोरिका आर्थिक तौर पर इसे चुनौती के तौर पर देखती है, चुनौती में समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है, या अपने योगदान को स्थिर रखने की कोशिश कर रही है? देखिए, हर चैलेंज में हम एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। मैं हमारे सेक्टर की तो बात या पनोरिका की बात करता हूं, मैं आऊंगा उस पर, बट आप देखेंगे तो भारत को सबसे सेफ हेवन समझा जा रहा है। जितनी भी बाहर की इन्वेस्टमेंट्स हैं, आज जो गल्फ में हो रहा है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स वहां पे है, आज वो सब भारत की ओर देख रहे हैं। और
उनको लग रहा है कि अब आने वाले समय में भारत जो है ये सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के तब उतरेगा, क्योंकि आज जैसे चाइना एक समय में मैन्युफैक्चरिंग हब करके जाना जाता था, आज आप देखेंगी तो भारत के पास में कंजम्पशन स्टोरी है बताने के लिए पूरी दुनिया में। इट इज अ बिगेस्ट कंज्यूमर हब टुडे। तो इसलिए जितनी भी बाहर की कंपनीज हैं आप देखेंगी आज सब भारत की ओर आ रही हैं। और जहां तक पनोरिका का सवाल है, पनोरिका के लिए भारत ग्लोबली ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। हम भी उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो है हमको भी फायदा होगा, जो आज जितने हम भारत में कहते हैं कि हमारा यंगेस्ट, वी आर द यंगेस्ट कंट्री टुडे, राइट। तो इसका जो लाभ होगा बाकी उसके साथ इस सेक्टर में हम लोगों को भी होगा। तो भारत में ये आज हमारा सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है आफ्टर यूएस। हमने चाइना को भी इसमें पीछे छोड़ा है और इसलिए हम इसमें निरंतर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, इनोवेट करते जा रहे हैं। तो आने वाला जो समय है वो हमने 2030 तक अगर आप पूरी इंडस्ट्री भी लेती हैं तो $64 बिलियन 2030 तक ये इंडस्ट्री खुद कंट्रीब्यूट करेगी। और अगर मैं इसमें पनोरिका का योगदान आज देखता हूं तो पनोरिका 43,000 करोड़ का हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसमें से 35,000 करोड़ जो है बाय वे ऑफ हम डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, वेदर इट इज एक्साइज और वैट। तो हम लोग 35,000 करोड़ का वहां पे करते हैं। और ये तो कंट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ रेवेन्यू हो गई। इसी के साथ में एम्प्लॉयबिलिटी में भी ये सेक्टर काफी आगे है। करीब करीब 50 लाख जॉब्स ये इंडस्ट्री जनरेट करती हैं, जिसमें से 9 लाख जॉब्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ये पनोरिका जनरेट करती हैं। और ये 9 लाख जॉब्स में से 6 लाख जॉब ये एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो आप ये समझ सकती हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए पनोरिका एक छोटा सा योगदान इस जगह पे दे रही है। बिल्कुल। और साथ ही अगर मैं आपके पर्सनली, आई नो यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि अभी आपने रोजगार की बात की तो सरकार की तरफ से भी कोशिशें लगातार रही कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, हम मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत हों तो फिर रोजगार भी सृजित होंगे। इंडिविजुअली महाराष्ट्र में आपका इन्वेस्टमेंट आपने काफी बड़ा कर रखा है। महाराष्ट्र के अलावा बाकी राज्यों में किस तरीके से पनोरिका एक्सपैंड कर रही है, क्या क्या आपके प्लान्स हैं जो अभी ऑन ग्राउंड है और फ्यूचरिस्टिक भी है? देखिए, मैं मतलब हम सब हिंदुस्तानी हैं, बट मैं महाराष्ट्र से आता हूं और आज महाराष्ट्र की इंडिविजुअल इकोनॉमी भी अगर आप देखें तो भारत के इकोनॉमी में सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी महाराष्ट्र की आ रही है। आज दावोस में हाल ही 30 लाख करोड़ की एमओयू साइन हुई हैं। करीब करीब 10 लाख करोड़ के एमओयूज अभी पाइपलाइन में और हैं। और इकोनॉमी अगर हम देखते हैं स्टैंड अलोन, अगर ये महाराष्ट्र एक कंट्री होता तो करीब करीब ये 30th कंट्री के रूप में जाना जाता, एज द 30th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड के नाम से महाराष्ट्र जाना जाता। और वहां पे जो अभी नेतृत्व कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, इन्होंने काफी स्पीड पे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी डेवलपमेंट करी है, जो पॉलिसीज आ रही हैं। तो इसके चलते इन्वेस्टर्स का बड़ा रुख महाराष्ट्र तरफ आ रहा है। वैसे बाकी सभी राज्य एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, बट हमारी जो हमने देखा महाराष्ट्र हमारे लिए, इवन पनोरिका के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य इन टर्म्स ऑफ आवर बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ आवर मार्जिन्स, इन टर्म्स ऑफ आवर प्रॉफिट्स।
तो यस, इसलिए हमने फ्यूचरिस्टिक वो देखते हुए महाराष्ट्र में हमने इन्वेस्ट करने का सोचा है। अभी हाल ही में हमने एक एशिया का सबसे बड़ा मॉल्ट मैच्योरेशन फैसिलिटी जो है 200 मिलियन यूरोस की उसको हमने अनाउंस करी है, जिसका कार्य वहां पे अभी शुरू है। तो आप देखेंगे सिर्फ वहीं पे नहीं, बाकी राज्यों में भी पनोरिका रिका का योगदान रहा। अभी महाराष्ट्र में अगर मैं बोलूं तो करीब करीब 18,000 करोड़ के स्टेट जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र में, करीब करीब महाराष्ट्र में 8,000 करोड़ का टैक्स हम बाय वे ऑफ एक्साइज और वैट हम वहां पे देते हैं। और जो मैंने आपको 9 लाख जॉब्स बताई, उसमें से 97,000 प्लस जॉब्स अकेले महाराष्ट्र में होती हैं। वेरी नाइस। ये हुआ महाराष्ट्र का, बट नहीं, इसके जैसे सिवाय महाराष्ट्र तो क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो महाराष्ट्र तो समझ में आता है, लेकिन बाकी कौन कौन से राज्य हैं, क्या थॉट प्रोसेस है? अब आप सोचते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टेट की तरफ जाना है, या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, या पनोरिका रिका को एक्सपैंड करना है, तो वो किस माइंडसेट के साथ होता है? बाकी स्टेट्स का सिलेक्शन और वहां जो एग्जीक्यूशन है वो किस थॉट प्रोसेस के साथ करते हैं आप? पूर्णिमा जी देखिए, मैंने आपको कहा कि महाराष्ट्र ठीक है, बट हमारी बाकी स्टेट्स में भी इन्वेस्टमेंट्स काफी है। जैसे हमारे करीब करीब आज 24 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पैन इंडिया है। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन देखूं तो जो 10 स्टेट्स में ही 80% कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी मेन 10 स्टेट्स में आती हैं। और उसमें जैसे मैं एक उदाहरण के लिए लूं तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद में काफी बड़ा हमारा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में भी है। और हमारी जो कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश में जाती है वो करीब करीब 12,000 करोड़ की स्टेट जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन वहां पे भी है। और 6,500 करोड़ बाय वे ऑफ एक्साइज वहां पे हम देते हैं, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट देयर। तो और उसके साथ साथ राजस्थान है, तेलंगाना है, जहां पे हमारी इक्वली 3,000 करोड़ की कंट्रीब्यूशन टैक्स के द्वारा होती हैं। यूपी में अगर हम देखें, मैंने आपको यूपी के टैक्स फिगर्स बताई, बट यूपी में अगर एम्प्लॉयबिलिटी की फिगर्स देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो करीब करीब 1,30,000 जॉब्स जो है ये हम यूपी में ये करते हैं। हमारी एक एम्प्लॉयबिलिटी में कंट्रीब्यूशन यूपी में है। और वैसे ही राजस्थान और तेलंगाना में वहां पे भी 1 लाख प्लस की जॉब्स की कंट्रीब्यूशंस उन स्टेट्स में भी हमारी आज है। तो इस तरीके से जो पनोरिका रिका का कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी में हम ओवरऑल करते हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब सेंट्रल में और स्टेट में एक ही सरकार हो, जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, और विकसित भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बीन वन ऑफ द थिंग्स, तो जब दोनों ही जगह एक ही सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, तो आपको लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एट ईज हो जाता है और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहता है? देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है ये सबसे हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है आज। और करीब करीब 3.5-4 लाख करोड़ की टैक्स ये इंडस्ट्री देती है और 50 लाख जॉब्स क्रिएट करती है, मैंने आपको बताया। बट आज भी इस सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस नहीं मिला है इन कंट्रीब्यूशंस के बावजूद। तो हम उस आइडेंटिटी थोड़ी क्राइसिस में आज भी हैं। हमको भी जैसे एफएमसीजी हो गई, फार्मा हो गए, तो इनके समान हम भी देख रहे हैं कि अल्कोबेव को भी एक स्टेटस मिलना चाहिए, तो और इन्वेस्टमेंट्स इस सेक्टर में आएगी और एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये अपनी एक तरफ है। 2013 और 14 के पहले हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये मतलब मैंने तो भी उतने उससे नहीं सुना था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये 14 के बाद ये माननीय मोदी जी के रेजिम से जब इसकी शुरुआत हुई,
तब सारी स्टेट्स बड़ी हेल्दीली एक दूसरे के साथ कम्पीट करने लग गए हैं। अलग अलग पैरामीटर्स पे नीति आयोग जो है इनको आंकने लग गए थे और उस रिपोर्ट को पब्लिश करते थे कि अब हम टॉप 5 में हैं, टॉप 10 में हैं। तो बड़ी हेल्दी कंपटीशन रहती थी और महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने एल्कोबेव के अंदर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाया। और अभी बाकी स्टेट्स में भी इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर मैं वैसे रेवेन्यू टर्म्स से देखूं तो एल्कोबेव फर्स्ट 2-3 जो सेक्टर्स हैं स्टेट्स के, जिसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट ये एल्कोबेव करता है। एल्कोबेव के कंसर्न में जेनजी का जिक्र 2 पर्सपेक्टिव से होता है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई कि जो जेनजी है वो एल्कोबेव की तरफ नहीं जा रहा है, दे आर रिफ्रेनिंग देमसेल्व्स, एक अलग माइंडसेट है उनका। दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज में भी जेनजीज क्योंकि अब आ रहे हैं एंड कहा जाता है चेंज इज ओनली कांस्टेंट, क्योंकि आपकी कंपनी इतनी पुरानी है। इस बदलाव के साथ आप कैसे खुद को कोऑर्डिनेटेड रखते हैं और कितना एक्सेप्टेंस है आपका इस चेंज में? देखिए पूर्णिमा जी, इसमें इस इंडस्ट्री में इनोवेशन ये निरंतर होता है। हम भी इनोवेट करते हैं और जो आज का जो जेनजीज हैं इनके साथ एब्रेस्ट रहने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसको हम उनके थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन करते हैं। अभी आप देखिए वो लोग बड़े एनवायरमेंटल कॉन्शियस होती हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। हम लोगों ने भी, हमारी जो मोनो कार्टन्स होती थी, वी हैव गिवन अप आवर मोनो कार्टन्स टुडे, और वो मोनो कार्टन्स गिव अप करने की वजह से अब हमारा जो कार्बन एमिशन हमने रिड्यूस किया है दैट इज ऑलमोस्ट 7,000 टन्स पर ईयर। अगर मैं उसको ऐसे इक्वेट करूं तो 2,50,000 ट्रीज उसकी वजह से हम कंजर्व कर पा रहे हैं एवरी ईयर, और इसको हम आगे चल के और स्केल अप करने का हमारा मिशन है। तो ये जो है ये हम हमारी बिजनेस के साथ, ये नियत जीवन में, हमारी वैल्यूज में हमारे जो इथोस हैं पनोरिका के, उसमें ये इनकलकेट किया है। इट्स इन द कोर ऑफ आवर बिजनेस। एक लास्ट क्वेश्चन बस, क्योंकि यहाँ पर यूथ है। एक तो जो यूथ एक बिजनेस माइंडसेट के साथ, एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ आगे जाना चाहता है, उनको लेकर आपका संदेश क्या है? और दूसरा, एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप लोग रखते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, उसके एक्सपेंशंस के आपके प्लान क्या है? तो मैं पहले आपका जो दूसरा क्वेश्चन है पहले लूं तो चलेगा? बिल्कुल। मैं सस्टेनेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि इट इज एट द कोर ऑफ आवर बिजनेस। हमने कई सारे CSR इनिशिएटिव्स लिए हैं अभी हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, वाटर न्यूट्रलिटी पे, और हमने इवन गर्ल चाइल्ड्स के लिए भी हमने काफी सारे इनिशिएटिव्स किए। जैसे आपको मैं बताऊं, रफ्तार करके एक इनिशिएटिव है जो हमने अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए किया था, जिसमें जो स्प्रिंटर्स हैं वो स्प्रिंटर्स के लिए हमने किया था, जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको स्प्रिंटिंग के लिए तैयार किया जाता है एक एथलीट बनने के लिए। तो वो हमने रफ्तार मिशन हमने चलाई। उसमें आज आप देखेंगी कि 50% आर द गर्ल चाइल्ड्स जो उसमें जिनको मेडल्स मिले हुए हैं, जिनको राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर के ऊपर में जो मेडल्स मिले हुए हैं, ये दे आर गर्ल्स। दूसरा हमने किया है मैरीकॉम फाउंडेशन के साथ हमारा पहले टाई अप था। उसमें हमने जो ग्रामीण भाग की जो ये महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको हम एक अगली मैरीकॉम उन रूरल एरिया से भी एक बच्ची आए, इस सोच के तहत हमने मैरीकॉम फाउंडेशन के साथ में भी हमने टाई अप किया हुआ था। और हेल्थ केयर में भी हम काफी काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर में अभी हाल ही में हमने नागपुर कैंसर इंस्टीट्यूट है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का, और उसका संचालन करते हैं शैलेश जोगलेकर जी, जो उसको संचालित करते हैं पूरा।
वहाँ फडणवीस जी का एक ड्रीम था कि वहाँ हम एक स्वस्ति निवास बनाए, क्योंकि आप देखते हैं कैंसर में एक जो ट्रीटमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म होती है और निरंतर करनी होती है, बट रेसिडेंशियल फैसिलिटी नहीं होने की वजह से जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक स्वस्ति निवास का वहां पे निर्माण करने का कार्य लिया है, जिसमें पर्नो रिका ने सहयोग किया है, जिसमें 500 जो कैंसर पेशेंट्स हैं और उनकी केयर टेकर्स वो वहां पे रह सकेंगी, वहां पे खा सकेंगे, केयर ले सकेंगी इन अ वेरी सब्सिडाइज्ड वे। तो ये जो हेल्थ केयर है ये गेम चेंजर होगा और ये भारत का पहला ऐसा स्वस्थ निवास वहां पे हम करने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत बधाई आपको और इन सारे इनिशिएटिव्स के साथ समाज में भी आपका योगदान बढ़ता रहे। और जी लास्ट आपने जो पहला क्वेश्चन किया था जेनजीज के बारे में, तो यहाँ काफी सारे मैं यूथ दिख रहा हूं, तो बस आपके 30 सेकंड लूंगा उनको ये बताने के लिए कि आप लोगों को आज जान के खुशी होगी कि पर्नो रिका का भी अपना एक आर्म है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में एक छोटा योगदान इसमें भी हमने किया है। हमारा एक कन्वीवेलिटी वेंचर है जो स्टार्टअप को सहयोग करता है। तो अगर यहाँ कोई जो यंग एंटरप्रेन्योर्स अपनी अच्छी आइडियाज के साथ पर्नो रिका को अप्रोच करते हैं, हमारे कन्वीवेलिटी वेंचर्स को अप्रोच करते हैं और उनके प्रोजेक्ट में दम है, तो पर्नो रिका सहयोग करेगा। आप ही लोगों के लिए उसको हम लोगों ने किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्टार्टअप इनिशिएटिव है उसमें एक छोटा सा योगदान पर्नो रिका ने इस रूप में दिया है। बिल्कुल जाहिर बात है और इसको लेकर एक और प्लेटफॉर्म इन बच्चों के सामने है। बट थैंक यू सो मच आपका सर पूरे कंट्रीब्यूशन के लिए, न सिर्फ बिजनेस एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड बल्कि सोशल वर्ल्ड के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और एक बार से जोरदार थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी एंड थैंक यू भारत 24 फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू माला सर।